हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि जो मेंग्याओ है सचैन, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और एक हफ्ते के बाद जाकर मेंग्याओ को होश आता है। मेंग्याओ जब एक हफ्ते बाद होश में आता है तो सचैन उसे पूछता है, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तो मेंग्याओ साफ साफ इनकार कर देते हैं कि वो अनाथ है, उनकी कोई फैमिली नहीं है। साथ में जिंगी तो था ही। लायन सचैन को मेंग्याओ बहुत अच्छे लगते हैं और पसंद भी आ जाते हैं, इसीलिए वो मेंग्याओ को अपने साथ में यूएस ले जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती के साथ लगाव बढ़ता है और उनका ये लगाव कब प्यार में बदल गया उन दोनों को ही पता न चला। सचैन और मेंग्याओ के रिश्ते के बारे में लेन फैमिली में सबको पता था और किसी को भी उनके रिश्ते से एतराज़ नहीं था। सब लोग उनके रिश्ते से खुश थे। अंकल कुरैन भी इस रिश्ते से खुश थे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था मेंग्याओ के और सचैन की शादी से। उन्होंने उन दोनों की शादी भी करवा दी थी और साथ में उन्होंने जिंगी को एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे आयुआन को किया था अडॉप्टेड सन, वैसे जिंगी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जिंगी और आयुआन दोनों को ही नहीं पता था कि वो उनके अडॉप्टेड सन हैं। दोनों को ही बहुत प्यार मिलता था। इसी तरह से मेंग्याओ और सचैन की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। जिन जिशुन ये सब जानने के बाद बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। जिन जिशुन अपने ब्रदर से माफ़ी मांगता है, सचैन से भी माफ़ी मांगता है। जिन जिशुन की तरफ का सच जान लेने के बाद मेंग्याओ और जिन जिशुन दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं टाइटली। और सचैन, जिन्हें अभी तक जिन जिशुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, अब वो भी जिशुन के लिए गुस्सा नहीं थे। यानली सबको बताती है, मेंग्याओ तुम्हारे जाने के बाद हम सब अलग हो गए थे। जिशुन ने घर छोड़ दिया था, म्यान म्यान भी घर छोड़कर जा चुकी है और जिशुन के घर छोड़ने की वजह से हमारा रिश्ता भी टूटने पर था। पर मैंने मैडम यू से साफ साफ कह दिया था, मैं जिशुन से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहूँगी। उसके इस बुरे वक्त में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैंने जिशुन को नहीं छोड़ा और हमारी शादी हुई। पर हमारी शादी में हमारा विंग ही नहीं था। हम विंग का इंतज़ार कर रहे थे। विंग ने कहा था वो आएगा, लेकिन जब विंग नहीं आया तभी मुझे समझ में आ गया था ज़रूर कुछ तो हुआ है। अब जाकर सब लोगों के बीच में काफ़ी सारी बातें और काफ़ी सारे राज खुले थे। सबके बीच में काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। इतनी सारी बातें हो ही रही थी, तभी एक डॉक्टर मेंग्याओ के पास आता है और उसे कहते हैं, ये मेंग्याओ, वहाँ वो पेशेंट, उससे कुछ हो रहा है। मेंग्याओ ये सुनते ही वहाँ से उठता है और भागता है। एक बार फिर से विंग की कंडीशन ख़राब हो रही थी और सभी लोग इस चीज़ से डर गए थे। सब लोग मेंग्याओ के पीछे पीछे ही आ जाते हैं। इस वक्त विंग के रूम में अंकल कुरैन, लैन सचैन, वांग जी, ने मिंगजे, ने हाईसांग, जिन जिशिन, यानली सब लोग थे और विंग की कंडीशन जो बिगड़ नहीं रही थी, बल्कि विंग होश में आने की कोशिश कर रहा था। विंग धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को मूव कर रहा था। वो नींद में ही, बेहोशी की हालत में ही चिल्ला रहा था, हाँ, मामा को बचाओ, डाडा को बचाओ, वो मार डालेंगे, मेरे मामा डाडा को बचाओ कोई। यही सब विंग चिल्ला रहा था और अपने हाथ पैरों को इधर उधर फैला रहा था। मेंग्याओ उसे चेक कर रहा था। विंग की कंडीशन स्टेबल हो रही थी और तभी विंग चीख कर बैठ जाता है, मामा। इतने में ही जो सब लोग रूम में बैठे थे और विंग को देख रहे थे, वो सब शॉक्ड हो गए थे। विंग ऐसे उठ गया था। विंग अपने चारों तरफ देख रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ है। विंग को अपने बचपन की वो सारी लॉस मेमोरीज़ याद आ गई थी इन कुछ दिनों में, जो वो भूल गया था। विंग को अंकल कुरैन और उन सब की बातें सुनाई देती थी। साथ में विंग जिस कंडीशन में था, उसे अपने पास्ट की मेमोरीज़ आसानी से याद आ रही थी। वो काफ़ी बातें सुन रहा था, समझ रहा था और उन सब बातों को वो बेहोशी की हालत में ही अपने माइंड में प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, जो छोटे छोटे ड्रीम्स के ज़रिए विंग को याद आ रही थी। अब विंग जब चीख कर बैठ गया था तो सब लोग विंग को देख रहे थे हैरानी से। मेंग्याओ अभी भी विंग को चेक कर रहा था। विंग का ध्यान मेंग्याओ पर नहीं था। विंग अपने आसपास देखते हुए ही अपनी नज़रों को एक इंसान पर टिकाता है, जिसकी एज शायद
50s के अंदर थी, शायद 50 के आसपास का एक मिडिल एज आदमी वहाँ खड़ा हुआ था, जिसे देखकर विंग को कुछ याद आ रहा था। विंग उनके चेहरे को पहचानने की बहुत कोशिश कर रहा था और अंकल कुरैन भी विंग को देख रहे थे। अंकल कुरैन समझ रहे थे विंग उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। विंग ने बचपन में अपने अंकल के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। अपनी मॉम, डैड और अपने अंकल का फेस विंग को अब फिर से एक बार याद आ रहा था। अंकल कुरैन विंग के पास आते हैं और उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वी, तुम ठीक हो ना बेटा। विंग जब उनकी वॉइस सुनता है तभी वो कहता है, अंकल अब आपने मुझे कैसे ढूंढा? अब आपने देखा मेरे मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है, दादा अंकल वो मार डालेंगे। अंकल प्लीज़ मम्मा को ढूंढो, उनको कुछ हो गया। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब कौन है? मेरे सर में दर्द हो रहा है। इतना सब कुछ कहते हुए विंग बहुत पेन फील कर रहा था। उसके हाथों में कुछ ड्रिप्स लगी हुई थी, जिन्हें विंग चीख कर उठने की वजह से वो खिंच गई थी और विंग के हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखते ही मेंग्याओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और मेंग्याओ विंग को डांटते हुए कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथों में अभी भी ड्रिप्स लगी हुई हैं और तुम ऐसे कैसे उठ सकते हो? और तुम अभी अभी होश में आए हो, जस्ट तुम्हें इतनी बात नहीं करनी चाहिए। वो विंग को डांट रहा था। विंग जो अंकल कुरैन के गले लग गया था। अंकल कुरैन ने उसे अपने चेस्ट से लगा रखा था और वो उसके फोरहेड को सहला रहे थे, क्योंकि उन्हें विंग की कंडीशन पता थी। वो विंग के बैक को टच नहीं कर सकते थे। विंग को बहुत इंजरीज जो हुई थी और अभी तक वो हील नहीं हुआ था। मेंग्याओ ने साफ साफ ही मना किया हुआ था। अभी विंग जब ये जानी पहचानी वॉइस सुनता है तो वो अंकल कुरैन के चेस्ट से बाहर निकल कर देखता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। मेंग्याओ भी वहाँ खड़ा था। विंग मेंग्याओ को देखकर पहचान लेता है और कहता है, आओ गागा, आप यहाँ पर? मेंग्याओ कहता है, हाँ मैं यहाँ पर, और मैंने तुम्हें कहा कि तुम उठ सकते हो और स्ट्रेचेस को तुमने खींचा क्यों? देखो कितना ब्लीडिंग हो रहा है। विंग के पास बहुत सारे सवाल थे और वह सबसे सवाल पूछना चाहता था। विंग अभी अपने अंकल से सवाल पूछ रहा था। अंकल कुरैन विंग के फोरहेड पर अपना हाथ फिराते हुए उसे कह रहे थे, विंग कुछ नहीं होगा, सब ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, तुम बस शांत हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मेंग्याओ को पता था विंग ऐसे नहीं मानेगा, इसीलिए वो विंग को एक बार फिर से अपनी मेडिसिन दे देता है ताकि विंग को रेस्ट करने को मिले। मेडिसिन के असर से ही विंग को नींद आ जाती है और विंग थोड़ी देर में शांत हो जाता है। विंग सो गया था। अब सीन 2 घंटे बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे बाद जब विंग उठा था, विंग के एक साइड में यानली और जिनजिशुन खड़े थे और दूसरी तरफ विंग के पास अंकल कुरैन और मेंग्याओ बैठे हुए थे। यानली विंग के फोरहेड पर अपना हाथ रख रही थी, उसके फोरहेड को सहला रही थी और सामने कुछ लोग खड़े हुए थे। विंग यानली को देखते ही बेड से उठकर बैठता है और यानली से हक करते हुए कहता है, शिजे, आपको पता है आंटी मैडम यू ने मुझे बहुत मारा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी है, मुझे बहुत पीटा, उन्होंने बहुत कुछ बोला भी, और पता है उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। शिजे, विंग इतना क्यूटली बोल रहा था रोते हुए, और इस बार वो अपने इमोशंस को रोक नहीं रहा था, बिल्कुल भी ये नहीं दिखा रहा था कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो यानली के साथ अपनी पूरी कंप्लेंट उसे बता रहा था कि मैडम यू ने कैसे उसे मारा, उसके साथ क्या हुआ, वो सब कुछ बता रहा था यानली को। और यानली उसके बैक पर अपना हाथ रखने ही वाली थी, तभी मेंग्याओ ने उससे हाथों से इशारा करके उसके बैक को टच करने के लिए मना कर दिया। यानली मेंग्याओ का इशारा समझ गई और उसने विंग के फोरहेड को सहलाना स्टार्ट किया। यानली विंग के फोरहेड को सहलाते हुए ही उससे कह रही थी, हाँ शिन, मुझे पता है, मुझे सब पता चल गया मेरे भाई, प्लीज़ तुम रोना बंद करो, तुम ठीक हो जाओ, हम उसके बाद ये बातें करेंगे, अभी तुम प्लीज़ इतना स्ट्रेस मत लो। विंग यहाँ पर मैडम यू की शिकायतें कर रहा था और तभी विंग यानली से कहता, शिजे, ये मेरा अंकल है, ये मेरे अंकल है, मेरे अंकल,
और वो लैन कुरैन की तरफ देखते हुए कहता, अंकल मामा मामा डाडा को वो लोग मार रहे थे, मामा डाडा कहाँ है, मामा डाडा को बचाओ प्लीज़, मुझे उनसे देखना है, मुझे उनसे मिलना है। विंग बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था और विंग की इतनी बच्चों जैसी वॉइस सुनकर लैन कुरैन, वांग जी, सचैन, उन सब की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। वो सब मुस्कुरा रहे थे इसलिए कि विंग ठीक हो गया था। विंग होश में आ गया था जिसका उन्हें इंतज़ार था, और उससे भी बड़ी बात, विंग को सब याद भी था। उसे अपने बचपन की जो लॉस मेमोरीज थी वो भी याद आ गई थी। विंग अपने कुरैन अंकल को पहचान गया था, लेकिन उन दो लोगों को विंग नहीं पहचान रहा था जो वांग जी और सचैन थे। विंग को उनके बारे में अभी ठीक से कुछ याद नहीं था। विंग जब ये सब बोल रहा था तो अंकल कुरैन विंग से कहते हैं, शांत हो जाओ बेटा, और क्या तुम अपनी मम्मा से मिलना चाहते हो। जब ये लैन कुरैन कहते हैं तो बाकी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सब लोगों को बस यही पता था कि उनके अंकल और आंटी को वैंस ने मार डाला था। अभी वांग जी और शिचैन का शॉक्ड हो गए थे और वो सोच रहे थे क्या आंटी ज़िंदा हैं और हमसे ये बात छुपाई गई। बस एक मेंग्याओ शॉक्ड नहीं था, क्योंकि मेंग्याओ को सब पहले से पता था। मेंग्याओ को ये नहीं पता था कि वो विंग की मदर हैं, पर उसे ये पता था यहाँ पर एक पर्सन है जो बहुत ही स्पेशल है। लैन कुरैन ने उस पर्सन का ट्रीटमेंट करने के लिए मेंग्याओ और उसकी एक टीम से कहा था। मेंग्याओ का ही एक डॉक्टर मैडम लैन का इलाज करता था, जो विंग की मदर थी कांगसा सैंडर, उनका। और मेंग्याओ को ये बात अंकल कुरैन ने काफ़ी पहले बता दी थी, पर उन्होंने मेंग्याओ को ये पूरी बात नहीं बताई थी। पर जैसे ही अंकल कुरैन ने कहा था, मेंग्याओ समझ गया था अंकल कुरैन किसकी बात कर रहे हैं। जब अंकल कुरैन ये कहते हैं तो वांग जी पूछ लेता है, क्या आंटी ज़िंदा है अंकल? तो अंकल कुरैन कहते हैं, हाँ वो ज़िंदा है, और इनफैक्ट वो इसी हॉस्पिटल में है, बस उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो कोमा में चली गई है। विंग जब ये सुनता है तो वो तुरंत अंकल कुरैन से कहता है, मुझे मम्मा से मिलना है, मुझे मम्मा से मिलना है, मुझे मम्मा को देखना है, अंकल प्लीज़ मुझे ले चलो। तो फिर विंग को एक व्हील चेयर पर बिठाया जाता है और हॉस्पिटल के एक स्पेशल एरिया में ले जाया जाता है, जहाँ पर किसी को आना जाना अलाउ नहीं था सिवाय कुछ डॉक्टर्स और मेंग्याओ के। अंकल कुरैन कभी कभी उस एरिया में आया करते थे अपनी बहन को देखने के लिए। आज सब लोग उस एरिया में जा रहे थे पहली बार। अंकल कुरैन जब विंग को वहाँ लेकर आते हैं और वो विंग को अपनी बहन कांगसा सैंडर को दिखाते हुए कहते हैं, विंग क्या तुम्हें याद है, ये तुम्हारी मम्मा है, इनका फेस तुम्हें याद है ना विंग। विंग अपनी मम्मा के करीब जाते हुए उनके फेस को देखकर कहता है, हाँ मुझे याद है मम्मा का फेस। सब लोग देख रहे थे, सच में विंग अपनी मदर की 2 कॉपी था। वो बिल्कुल अपनी मदर जैसा दिखता था और उसके लिप्स के नीचे बिल्कुल वैसा ही एक मॉल भी था। विंग अपनी मदर को देखकर उनसे बातें कर रहा था, उनका हाथ पकड़ रहा था, उन्हें उठने के लिए कह रहा था। और कांगसा सैंडर जो एक लंबे समय से कोमा में थी, वो अपने बच्चे के टच से उनकी बॉडी में एक अलग रिएक्शन आ रहा था, जैसे कि सालों से जो इंसान कोमा में है वो किसी के छूने पर रिस्पॉन्स कर रहा है। और ये सबसे पहले मेंग्याओ ने नोटिस किया था। मेंग्याओ देख रहा था विंग अपनी मदर से बातें कर रहा है, उनके हाथ को पकड़कर उन्हें हिला रहा है, उन्हें उठने के लिए कह रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। विंग अपनी मम्मा को अपने बारे में बता रहा था, मम्मा उठो ना, मैं आइंग हूँ, आपका बच्चा, आप मेरी मम्मा हो ना, प्लीज़ उठो ना, मुझे देखो ना, मुझे बात करनी है आपसे, मैं बहुत टाइम बाद आपसे मिला हूँ। ये सब विंग कह रहा था और बहुत विंग को अपनी मम्मा को ऐसे देखकर बुरा लग रहा था। मेंग्याओ ये नोटिस कर लेता है कि कांगसा सैंडर के हाथों में कुछ मूवमेंट हो रही है और साथ में उनकी जो ब्रीथिंग है उसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अपने ही पास के एक डॉक्टर को जो कांगसा सैंडर का इलाज कर रहे थे, वो मेंग्याओ के ही अच्छे दोस्त थे। मेंग्याओ उन्हें इशारा करता है और उनकी बॉडी और ब्रीथिंग को चेक करने के लिए कहता है। वो डॉक्टर कांगसा सैंडर को चेक करता है। थोड़ी ही देर बाद वो कह देता है, ये कोमा से बाहर आने को है, ऑलमोस्ट ये स्ट्रगल कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी उठ सकती हैं। जब वो ये कहता है तो विंग और भी ज़्यादा
खुश हो जाता है और वो अपनी मामा से और भी ज़्यादा बातें करने लगता है। विंग अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसे अपनी मामा को देखना था, अपनी मामा से बात करनी थी, इसलिए विंग उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। विंग वहाँ पर बैठकर अपने बचपन की बात जो उसे थोड़ी बहुत याद आ गई थी वो अपनी मामा को बता रहा था। तब तक कांग्स सैनरन जिनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ चुके थे। करीब 1 घंटे तक विंग अपनी मदर से बातें करता रहता है, मगर जब कांग्स सैनरन नहीं उठती तो फिर मैंग्याओ कह देता है, विंग उन्होंने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया है तो घबराओ मत, वो ज़रूर होश में आएंगे, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, चलो। सब लोगों के साथ जब विंग को मैंग्याओ ले जाने लगता है तो कांग्स सैनरन होश में आ जाती है और वो विंग का हाथ पकड़ लेती है। विंग जो अपने हाथ पर एक खिंचाव महसूस करता है, वो पीछे पलट कर देखता है तो कांग्स सैनरन उठ चुकी थी, उनकी आंखें खुल चुकी थी, वो कोमा से बाहर आ गई थी। और विंग अपनी मामा को उठता हुआ देखकर बहुत खुश हो गया था। उसने अपनी मामा को लेटे हुए ही ऐसे हग कर लिया था। कांग्स सैनरन के होश में आने के बाद डॉक्टर्स ने उनके कुछ चेकअप किए। कांग्स सैनरन अभी काफ़ी कुछ बोलना चाहती थी, मगर डॉक्टर्स ने विंग को और उन्हें बात करने से मना कर दिया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें 1 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, जब विंग और कांग्स सैनरन दोनों को एक ही VIP रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। इस 1 हफ्ते में वांग जी ने विंग का बहुत ख्याल रखा था, बिना विंग को ये बताया कि आखिर वांग जी विंग का लगता क्या है। विंग वांग जी को देखकर शॉक्ड नहीं था, क्योंकि वांग जी को विंग नहीं पहचानता था। वांग जी को उस दिन विंग ने नहीं देखा था। विंग उस दिन नशे में था, लेकिन वांग जी तो होश में था। वांग जी उसे पहचानता था। वांग जी विंग का इतना ध्यान रख रहा था, विंग को वांग जी से लगाव होता जा रहा था। विंग को वांग जी की कंपनी भी बहुत अच्छी लगती थी, और जब वांग जी विंग के साथ नहीं होता था तो विंग का ख्याल रखने वाले बाकी सब लोग थे, जितने भी लैन फैमिली के मेंबर्स थे। अंकल कुरैन, शिनचैन, मैंग्याओ तो था ही, विंग की मदर भी विंग का ख्याल रखने लगी थी, पर अभी तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें भी ख्याल रखने की ज़रूरत थी। वेंचिंग, वैनिंग, यानली, जिनजिशुन, नेमिंगजे, शुयांग, सोंगलैन, शाओशिंगचैंग, सब लोग विंग का ध्यान रखते थे और विंग को बहुत प्यार करते थे। आज विंग 1 हफ्ते बाद ठीक से बैठा हुआ था अपनी मदर के साथ और कुछ फ्रूट्स एंजॉय कर रहा था, जो काट कर वेंचिंग उन्हें दे रही थी। अंकल कुरैन, वांग जी डॉक्टर के साथ बातें कर रहे थे। डॉक्टर उन्हें कह रहे थे दोनों की कंडीशन काफ़ी हद तक स्टेबल है, आप चाहें तो 2 दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज दे दिया जाएगा और आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर अंकल कुरैन खुश हो गए थे। अभी उस रूम में आयुआन और जिंगी भी आ गए थे। अंकल कुरैन डॉक्टर की बातें सुनकर खुश हो रहे थे, तभी मैंग्याओ कहता है, खुश तो मत हुई अंकल, क्योंकि हमें विंग को घर ले जाने के बाद उसका बहुत ज़्यादा केयर करना होगा, क्योंकि अभी विंग अकेला नहीं है, उसके साथ और भी कोई और है। ये बात सुनने के बाद यानली शॉक्ड होते हुए पूछती है, विंग के साथ कोई और भी है का क्या मतलब? तो मैंग्याओ कहता है, हाँ शाओ जी, हमारा आशियन प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद यानली शॉक्ड हो जाती हैं, उसके तो पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई थी, साथ में जिनजिशन भी। यानली कहती, क्या आशियन प्रेग्नेंट है? वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? आशियन तो एक मेल है। यानली कंफ्यूज थी, लेकिन वो 1 सेकंड के बाद ही खुश होते हुए कहती है, सच में आशियन प्रेग्नेंट है, मेरा आशियन प्रेग्नेंट है, हमारे घर में मेहमान आने वाला है। लेकिन तुरंत से यानली की एक्साइटमेंट रुक जाती है और यानली पूछती है, पर ये बेबी किसका है? और आशियन तुम किसके बेबी से प्रेग्नेंट हो? विंग जो अपना सर नीचे झुका लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पास किसका बेबी है, उसे कुछ याद नहीं था, उसका तो 1 नाइट स्टैंड हुआ था ना। तभी वांग जी आगे आते हुए कहता है, विंग की शोल्डर पर हाथ रखकर, ये मेरा बेबी है और विंग मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। तो विंग वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। वांग जी सब की तरफ देखकर अब सबको बताता है कि उस दिन जब वांग जी चाइना में था तो उसका विंग के साथ ही 1 नाइट स्टैंड हुआ था, किसी और के साथ नहीं। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।